Feminist. Feminist. Feminist, yes. Feminist. I am a feminist. फेमिनिज्म, ये वर्ड सुन के अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये फीमेल को ज़्यादा पावर देता है या फिर ये फीमेल को मेन के ऊपर रखता है और ऐसे ही लोगों को फेमिनिस्ट बोला जाता है। गलत। अब फेमिनिज्म को समझने के लिए दो चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी एंड इक्विटी। अब इक्वालिटी के मतलब हम सब समझते हैं, मेन एंड वीमेन को इक्वल रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज देना। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी को भी देने में जेंडर बाइज्ड हो सकता है। अब जैसे कि चाइल्ड बर्थ के टाइम विमेन का स्ट्रगल सबसे ज़्यादा होता है, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। अब ऐसे में मैटरनिटी लीव अगर मेन एंड वुमेन दोनों को दे दी जाए just because one is becoming a father and other is becoming a mother, that would be really unfair with the women। फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए फेमिनिज्म में इक्विटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब जेंडर के बेसिस पे उनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन फ्रेंडली वर्क कल्चर, मैटरनिटी लीव ओनली फॉर वुमेन, विच इज अ काइंड ऑफ अ फेयर थिंग, क्योंकि रूल्स जेंडर के कंफर्ट के बेसिस पे बनने लगे। बट क्या लगता है इंडिया के करंट सिचुएशन में जेंडर इक्विटी कितनी है? अगर वुमेन से पूछो तो उनका कहना है कि आज भी सोसाइटी में उन्हें ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और अगर मेन से पूछो तो उनका कहना है कि फेमिनिज्म का मिसयूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से मेन को आज सफ़र करना पड़ रहा है विदाउट इवन कमिटिंग अ क्राइम। अब कौन सही है और कौन गलत, आज इस वीडियो में हम डीपली एनालाइज करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम टॉक्सिक फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, और टॉक्सिक फेमिनिज्म को समझने के लिए हमें अपने दिमाग में पूरी तरीके से अनबायस्ड होना होगा और ये समझना होगा कि सोसाइटी कैसे चल रही है। सबसे पहले हम दोनों जेंडर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, गुड मैन, गुड वुमेन, बैड मैन, बैड वुमेन। अब जो ए और बी कैटेगरी है, ये अपनी ज़िंदगी को बहुत सुकून से जीना चाहते हैं, जैसे कि हम और आप, हम सब यही सोचते हैं, राइट? बट जब सब यही सोचते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? सोच के देखो, क्या ए और बी हमेशा आपस में मिल पाते हैं? अब ध्यान से देखो सी और डी कैटेगरी को, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि टॉक्सिक मैन, टॉक्सिक वुमेन एंड हमारी सोसाइटी इन 4 कैटेगरीज का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। क्या पता कैटेगरी ए और डी साथ में मिल जाए जिससे उन्हें सफर करना पड़े, या फिर बी और सी साथ में मिल जाए जिससे उन्हें सफर करना पड़े। और जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तब जन्म होता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड टॉक्सिक फेमिनिज्म का। अब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ, तो आप उसे वॉच कर सकते हो, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक फेमिनिज्म की बात करेंगे। अब कैटेगरी ए बी सी यहाँ पे एंड हो जाती है और बचती है कैटेगरी डी, बैड वुमेन, जो इन्फ्लुएंस करते हैं टॉक्सिक फेमिनिज्म या फिर सीडो फेमिनिज्म को। टॉक्सिक फेमिनिज्म को समझने के लिए हमें फेमिनिज्म को समझना होगा, तो चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में और समझते हैं कि फेमिनिज्म क्या है। इंडिया में जब मेन एंड वुमेन के बीच पावर डायनेमिक्स आ गई तो मेन सबसे ज्यादा डोमिनेट करने लग गए एंड वुमेन हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन। अब वो चाहे एजुकेशन हो या फिर वोटिंग राइट्स, इवन मेन का वुमेन को डोमेस्टिक अब्यूज करना ही क्यों ना हो। एंड धीरे धीरे करके वुमेन वर नॉट सीन एज समवन इन द सोसाइटी जिसका किसी भी चीज को लेके स्टैंड हो। और जब न जाने कितने सालों तक ये प्रॉब्लम्स चलती रही, तब स्टार्ट हुई फेमिनिज्म की वेव। नाउ फर्स्ट वेव वाज ऑल अबाउट बेसिक ह्यूमन राइट्स, जैसे कि एजुकेशन, जिसकी शुरुआत की सावित्री बाई फुले ने इन 1850 बाय इनॉग्रेटिंग फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स। और ऐसे ही चलते चलते 1917 आ गया, तब सरोजिनी नायडू ने फाइट की वुमेन वोटिंग राइट्स के लिए। और सोचो 1950 आ गया, तब जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन के साथ साथ लीगल राइट्स ग्रांट किए फॉर जॉब्स एंड लीगल प्रोटेक्शन। 70s 80s तक आते आते हमने डॉरी डेथ्स, मैरिटल रेप एंड वर्क प्लेस हैरेसमेंट को एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दिया। बट जो एक्नॉलेज करना स्टार्ट किया था वो मोस्टली अर्बन सिटीज में था, रूरल एरियाज आज भी अनटच्ड हैं। द स्टडी सेज 56% वुमेन फ्रॉम रूरल एरियाज आज भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं, जहां पे ये सोशल मीडिया फेमिनिस्ट की आवाज तक नहीं पहुंचती। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। इसका मतलब फेमिनिज्म के लिए ये 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ तक जो हमने बात की वो फेमिनिज्म की थी, जो वुमेन पे हुए वायलेंस और ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाना था और समाज में वुमेन के इक्वल राइट्स के लिए फाइट करना था। और जहां तक वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बन चुके थे, बट जरूरी नहीं कि हर लॉ को वैसे देखा जाए जैसे वो बनाया गया हो। अब कुछ सोसाइटी के लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस मूवमेंट को हाईजैक करके लीगल लूपहोल्स निकाल लिए, सिर्फ इस माइंडसेट से कि जो पास्ट में मेन ने किया उसका रिवेंज न्यू जनरेशन मेन के साथ हो। साइलेंटली पास्ट को प्रेजेंट में लाके न्यू नैरेटिव सेट कर दिए गए और पावर डायनेमिक्स को स्विच करना स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि बहुत लोग ये बात अब जान चुके थे कि वो सच बोले या झूठ,
लॉ अब उनके साथ है। जैसे कि 2005 में आया था द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आफ्टर निर्भया केस। ये लॉज क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए थे बट यूज होना स्टार्ट हो गए इनोसेंट मेन के ऊपर एंड दैट्स व्हेन टॉक्सिक फेमिनिज्म वाज बोर्न। Do you think toxic femininity exists? I don't really think toxic femininity can exist. Like toxic femininity exists? Absolutely. What sort of oppression do you face? Every man is an attacker for me. जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि कैटेगरी डी के लोग ये बात जानते थे कि लॉ अब उनके साथ है एंड नोबडी इज अबव द लॉ, तो यहाँ से वुमेन की डोमिनेंसी बढ़ना स्टार्ट हो गई और कुछ वुमेन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए मेन के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। Happy that the person has finally been arrested. Yes, I'm really happy, and I think it will. This is not just about the person being arrested or the person rotting in jail for 7 years. It's about the idea that is being disseminated in the society. जैसे कि ये 2015 का सर्वजीत और जसलीन कौर का केस, जहां पे जसलीन ने सिर्फ और सिर्फ एक फोटो अपलोड करके सर्वजीत को इंडिया का विलेन बना दिया और लोगों ने ये तक जानने की कोशिश नहीं करी कि कौन सही है और कौन गलत। He made a lot of insane and obscene comments on me, which I wasn't comfortable with. सर ये पूरा गलत है। मैंने ना उसको कोई अब्यूज़ किया ना कोई अश्लील वर्ड कहा उसको मैंने, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं कभी। उसको फेमस होना है, किसी ना किसी को पकड़ के, अगर मैं नहीं था कोई और होता। और जब ट्रायल्स हुए तो सर्वजीत वाज नॉट फाउंड गिल्टी बिकॉज जसलीन फेल्ड टू प्रूव हर एलिगेशंस। अब सुन के लगेगा कि कोई बात नहीं, एंड में जीत तो सच की हुई, राइट? बट ये केस 4 साल चला जिसमें सर्वजीत को 4 साल तक कोर्ट हियरिंग्स में जाना पड़ा, उसे जॉब से निकाल दिया गया और सोशल मीडिया ने उसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी थी। इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स एक्यूजिशन ने उसकी जिंदगी के 4 साल बर्बाद कर दिए अलॉन्ग विद द डिप्रेशन एंड मेंटल प्रेशर। एज पर दिस रिपोर्ट राजस्थान में नियरली 40 to 45% रेप केसेस फेक रजिस्टर हुए, जिसे जयपुर के डायरेक्टर ऑफ पुलिस ने भी एक्नॉलेज किया। अब आपको क्या लगता है कि ये फेक केसेस सिर्फ अब एक ईगो सेटिस्फैक्शन की बात रह गई है? नहीं, अब यहाँ पे मनी भी इन्वॉल्व है। बहुत लोग ईगो सेटिस्फैक्शन के साथ साथ मनी डायनेमिक्स में भी बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर फेक केसेस होने पे भी लॉ मैन के अगेंस्ट है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज बाहर निकाल सकती है और वो है पैसा। टिंडर बम्बल की डेटिंग स्कैम्स जो मैं आपको बताती हूँ। आई डिड अ केस इन गुड़गांव जहाँ पे एक लेडी जो कि एक MNC में काम करती है, प्रीटी एजुकेटेड, वो और एक लड़का, ये दोनों जो हैं एक टीम बना के, दिस गर्ल बेसिकली meets guys on Bumble, then she goes to the hotel and stays with the guy. Next day she would go to the police station and say that this guy has raped me, and a lot of these scams police officers are involved. देखिए इस रेप केस को, जहां पे एक लड़की ने 9 रेप केसेस फाइल करे हैं अगेंस्ट डिफरेंट मैन, एंड जांच होने पे इवेंचुअली पता लगा कि दिस वाज द केस ऑफ एक्सटॉर्शन मनी। और ये एक गिरोह है जो इस तरीके से लोगों को फंसाकर पैसे की डिमांड करता है। इनके विरुद्ध और भी कई जगह पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं, जहां पे एक लड़की 9 लोगों पे रेप केसेस लगा देती है और पैसे की डिमांड करती है। अब वो ऐसा इसलिए करती है, एज पर इंडियन लॉ, इफ अ वुमेन फाइल अ रेप केस अगेंस्ट अ मैन, देन विदाउट एनी इंक्वायरी द मैन कैन बी अरेस्टेड एनी टाइम। अब देखिए इन डाइवोर्स केसेस को, जहां पे डाइवोर्स के साथ साथ द वुमेन टुक एलिमनी इवन आफ्टर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शिखर आयशा की डॉटर्स के लिए भी पैसे दे रहे थे जो उनकी प्रीवियस मैरिज से थे, जबकि वो ऑलरेडी चाइल्ड सपोर्ट ले रही थी अपने फर्स्ट हस्बैंड से। सो बेसिकली व्हाट हिज डिवोर्स जजमेंट सेज इज कि फॉर द एंटायरिटी ऑफ द मैरिज शिखर धवन को सिर्फ पैसे के लिए यूज किया गया। सो ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंटेड इन हिज जजमेंट। अब ये कुछ सोशल मीडिया के भी एग्जांपल्स देख लो, जहां पे टॉक्सिक फेमिनिज्म की वेव स्टार्ट हुई बाय हेटिंग मेन। द मी टू मूवमेंट। If you thought the Me Too movement had reached its peak, think again. This is the reality of our country. The sexual harassment solidarity hashtag is exploding in India. ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कुछ रियल अब्यूजर्स को एक्सपोज करने के लिए, सो दैट वुमेन ऑन सोशल मीडिया कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस। बट ये बहुत लोगों के लिए एक रिवेंज का प्लेटफॉर्म बन गया। न जाने कितनी वुमेन ने बहती गंगा में हाथ धोना स्टार्ट कर दिया जस्ट टू गेन सिंपैथी। मी टू मूवमेंट का मिसयूज किया विदाउट इवन थिंकिंग कि एक इंसान की इमेज विद इन सेकेंड्स डैमेज कर सकती है। अब आपको तो पता ही हुआ कि सालों लग जाते हैं रेपुटेशन बनाने के लिए, बट सोशल मीडिया पे सिर्फ 1 सेकंड लगता है इमेज डैमेज करने के लिए। देयर वर सो मेनी मेन हु लॉस्ट देयर जॉब्स, रेपुटेशन, फैमिलीज इवन व्हेन दे वर इनोसेंट। अब ऐसा नहीं था कि ये मूवमेंट किसी गलत इंटेंशन से चलाया गया था, क्योंकि बहुत से रियल अब्यूजर्स इसमें एक्सपोज भी हुए थे, जैसे कि MJ अकबर। Some of India's most senior journalists have also become tangled in scandal.
And at the very top, MJ Akbar, a junior foreign minister and former writer, has been accused by more than a dozen female journalists of sexual misconduct. On Wednesday, Akbar resigned. MJ Akbar was accused by a journalist Priya Ramani for sexually assaulting her in 1993. And अफसोस उस टाइम पे ऐसे लॉज नहीं थे, so she couldn't do anything. But Me Too movement में she raised her voice. ये केस का ट्रायल 2 साल चला. अब ये बात इतनी पुरानी थी कि MJ Akbar was not found guilty. बट प्रिया रमानी वॉन द मॉरल विक्ट्री, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट सामने आए और उन्होंने MJ अकबर को एक्यूज किया फॉर द सेम रीजन. और उसी टाइम ने कोर्ट ने एक्नॉलेज किया दैट वुमेन हैज द राइट टू टॉक अबाउट देयर पास्ट हैरेसमेंट इवन आफ्टर द डेकेड्स. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें चांस मिल गया लोगों को फेक एक्यूज करने का. In 2008, I was shooting for this movie called Horn OK Please, and I was harassed on set by Nana Patekar. They even called the Manse party to come and attack me. Tekar still denies the allegations. अब जो झूठ है वो झूठ ही है. अब सोचो, एक एक्यूजेशन ही काफी है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए. अब कोर्ट में कुछ प्रूव हो ना हो वो तो बात के स्टेप्स हैं. एंड द प्रॉब्लम डजंट स्टॉप हियर. इंडियन लॉज को बनाया गया था वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट नाउ दे आर बीइंग मिसयूज्ड एज द वेपन ऑफ रिवेंज एंड एक्सटॉर्शन. सेक्शन 498A IPC इंट्रोड्यूस हुआ था टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम हैरेसमेंट, बट आज 80% केसेस आर ईदर फॉल्स और लैक एविडेंस. But what started happening was any dispute, incompatibility, the guy is not earning much, the woman is not able to stay with the relatives or, the in-laws. She wants an independent place. She doesn't like staying with the in-laws, or she falls in love with somebody else. So one solution, put a IPC 498A on the husband, and then his trial begins. Section 375 कहता है a woman can claim she was raped even if the relationship was consensus. सिर्फ इतना बोल के कि उसे emotionally manipulate किया गया था. और शॉकिंग बात यह है कि there are no laws for men. If a man is raped, there are no laws in India. और इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हो, if a man is a victim, तो उसके लिए कौन लड़ेगा. एंड ये बायस सिर्फ कोर्ट तक नहीं रह गया है, इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया. जैसे जैसे फेमिनिज्म सोशल मीडिया में फैलना स्टार्ट हुआ, इट हैज ऑलवेज बीन अराउंड मेन वर्सेस वुमेन. इनफैक्ट कुछ केसेस में तो वुमेन वर्सेस वुमेन करके भी टॉक्सिक फेमिनिज्म फैलाया गया, जैसे कि हाउसवाइफ्स को रिग्रेसिव सोच का दिखाने लगे एंड वर्किंग वुमेन वर ट्रीटेड एज एम्पावर्ड, जबकि एवरी जॉब इज डिफिकल्ट. इफ अ वुमेन हिट्स अ मैन, इट्स कॉल्ड ब्रेवरी, बट इफ अ मैन हिट्स अ वुमेन, इट्स कॉल्ड अब्यूज, जबकि दोनों ही केस में इट्स एन अब्यूज. इफ अ वुमेन क्राइज एंड एक्यूजेस अ मैन, तो लोग ये बोलते हैं कि रोता हुआ इंसान झूठ थोड़ी बोलेगा. एट द सेम टाइम मैन कैन नॉट क्राई. वो 2021 का जोमेटो डिलीवरी बॉय का केस याद है, जहाँ पे एक वुमेन ने डिलीवरी बॉय पे असॉल्ट का ब्लेम लगा दिया. My Zomato order was late, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here, and ran off. Please share this video. एंड सोशल मीडिया वेंट क्रेजी, इतना कि उसकी अरेस्ट की डिमांड करने लगे. और जब CCTV फुटेजेस निकले तब पता लगा द वुमेन अटैक द डिलीवरी बॉय. कहानी पूरी उल्टी बताई गई थी. एंड सोशल मीडिया वॉरियर्स ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लड़की झूठ भी तो बोल सकती है, एंड डिस्ट्रॉयड द इमेज ऑफ अ मैन विदाउट एनी प्रूफ. एक और स्टीरियोटाइप केस देखते हैं. पुणे में एक कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे एंड द मैन वाज फिजिकली अब्यूज्ड. और जब वो पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन फाइल करने के लिए, यू नो व्हाट हैपेंड? The policeman laughed at him and did not file any complaint, क्योंकि उनका मानना था कि लड़के ही डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, लड़की नहीं. That Miss Her physically abused him. She's the abuser in this courtroom. फेमिनिज्म को आज की डेट में जेंडर वॉर्स बना दिया गया है, जहां पे फाइट इक्विटी और इक्वालिटी की नहीं हो रही है, सिर्फ 2 जेंडर्स के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं. और ये 3 चीजें जहां पे इंडिया को सबसे ज्यादा एक्नॉलेज करने की जरूरत है. नंबर 1, जेंडर न्यूट्रल लॉज, जहां पे हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस शुड अप्लाई फॉर मेन टू. नंबर 2, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर फॉल्स केसेस, जहां पे एक्यूज के लिए पनिशमेंट है, बट जिसने फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, क्योंकि लॉ नहीं है. नंबर 3, सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी. एक एक्यूज का ट्रायल सबसे पहले सोशल मीडिया पे हो जाता है, जबकि वो कोर्ट में होना चाहिए. सो दिस ऑल शुड स्टॉप. अब ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ मेन फेस कर रहे हैं. टॉक्सिक फेमिनिज्म की वजह से रियल फेमिनिज्म की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं. अगर सच में कोई रेप विक्टिम है तो लोग उस पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि अगर हर कोई विक्टिम बनना स्टार्ट कर देगा तो रियल विक्टिम को कौन इंसाफ दिलाएगा.